इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि एक ये लॉन्ग वायर है ए बी, उसके ऊपर एक छोटा वायर है सी डी, और इसमें करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है। ए बी में करंट जो है वो इस तरह से जा रही है और सी डी में करंट जो है वो इस तरह से आ रही है, और आप ये चाहते हो कि ये मैग्नेटिक रिपल्शन से अपने वेट को बैलेंस कर लें। तो मैग्नेटिक रिपल्शन का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, ठीक, या एच लिख सकते हैं क्योंकि एच उन्होंने डिस्टेंस दी हुई है, अपॉन टू पाई एच, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सी डी की जो लेंथ है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये किसको बैलेंस करेगा, ये वेट पर यूनिट लेंथ को बैलेंस करेगा। और वेट पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू ग्रेविटी। ठीक है, फिर से समझ लो इसमें क्या हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक रिपल्शन लग रहा है, और वो मैग्नेटिक रिपल्शन इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो ये है मैग्नेटिक रिपल्शन पर यूनिट लेंथ और ये है वेट पर यूनिट लेंथ, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो वो हैंग करके वहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। तो बस इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि एच की वैल्यू क्या होगी, एच की हाइट क्या होगी। तो यहाँ से ये जो एच आने वाला है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन टू पाई लैम्डा जी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। एटी एट में सिचुएशन ये है कि एक करंट कैरिंग लूप है, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का ये वेरिएशन दिया हुआ कि इस वाले वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस वाले वायर की लोकेशन पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और इन दोनों वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम हुआ है, फिर कम हो रहा है। तो इस वाले वायर पे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, और इस वाले वायर पे भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स और इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। जो वेरिएशन ये वाला करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वही वेरिएशन ये वाला करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, लेट से इनवर्स है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पे फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा, यहाँ फोर्स कम लग रहा होगा, यहाँ और ज़्यादा लगेगा, बीच में मैक्सिमम लगेगा, फिर कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, और यहाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन जो वेरिएशन ऊपर वाले करंट कैरिंग वायर को एक्सपीरियंस होगा वही वेरिएशन नीचे करंट कैरिंग वायर को एक्सपीरियंस होगा। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर नेट फोर्स कितना क्रिएट करेंगे, जीरो। तो आंसर बनेगा इसका बी पार्ट। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, और करंट का रेशियो 1:2 है सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रही है, तो दूसरे वाले में करंट जाएगी 2I, 1:2 का रेशियो है इसमें, सेम डायरेक्शन में, और सेपरेशन भी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, तो उससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये I का मैग्नेटिक फील्ड है, ये 2I का मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होकर आएगा, तो 2I का ज़्यादा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट 2I अपॉन 2πr, जो कि 5 सेंटीमीटर होगा 0.05, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2πr, वो भी कितना हो जाएगा 0.05। तो ये नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये आपको गिवन है 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो इसको कैलकुलेट करके, इसको सॉल्व करके हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार करंट पता लग गई तो फिर आपसे पूछ रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, तो वो तो सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और इस केस में जो डिस्टेंस डाली जाएगी वो डाली जाएगी आपकी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ से मिल जाएगा और आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसमें 90th क्वेश्चन में इसमें एक वायर, ये जो है ये इन्फानाइट जैसा वायर है, लॉन्ग वायर है, और इसमें एक छोटा सेक्शन रखा हुआ वायर का, और इस पर फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वैसे पूरा इंडिकेट करके निकालते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लिया इन्फानाइट वायर है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है,
और एक परपेंडिकुलरली फाइनाइट वायर रखा हुआ है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। और ये डिस्टेंस लेट से A है, इस एंड की डिस्टेंस ये A है और इस वायर की लेंथ L है। तो जो फोर्स आता है इस पर वो आपका आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रेशन में बनेगा ln L प्लस A अपॉन A। ये इंटीग्रेशन बनता है। इंटीग्रेट जब करते हैं इसको तो लिमिट्स डालते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाता है। तो इंटीग्रेट करने के बाद भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो इसमें, ठीक है। अपने क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो दोनों में करंट I कैपिटल I और स्मॉल I फ्लो हो रही है, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर बनेगा म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I अपॉन 2 पाई ln। वायर की लेंथ भी L मान लेते हैं, तो L प्लस A, और A जो है वो L/2 है, तो ये 3L/2 हो जाएगा, और नीचे A जो है वो L/2 है, तो L/2 से L/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 3 बन जाएगा। तो ये आ गया म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I अपॉन 2 पाई ln 3। ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर विल बी B पार्ट। ननटीथ क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें एक वायर है जिसमें करंट I आ रही है और कुछ करंट यहाँ से जा रही है, कुछ करंट इधर से जा रही है, और मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं। तो ये वाला जो लूप है और ये वाला जो लूप है, ठीक, इन दोनों में रेजिस्टेंस शायद सेम है, एक बार देख लेते हैं। कंडक्टिंग लूप है और प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, द पार्ट ABC इज 3/4 पोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L and part ADC is a circular arc of radius R, और बैटरी से कनेक्टेड है, I करंट फ्लो हो रही है, और मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो बनेगा। क्यों बनेगा ज़ीरो? अगर यहाँ से I करंट आ रही है तो मैंने कहा चलो मान लिया I1 करंट इसमें जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है, ज़ीरो नहीं होगा। देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। I1 करंट इसमें जा रही है तो इसके लिए लेंथ वेक्टर ये बनेगा इसका लेंथ वेक्टर, और इसमें करंट कौन सी होगी? I1। और इस वाले लूप के लिए भी लेंथ वेक्टर यही बनेगा, दोनों के लिए लेंथ वेक्टर सेम बनेगा। तो ये वाली करंट के I1 के लिए भी लेंथ वेक्टर वही बनेगा, लेंथ L का, और I2 करंट के लिए भी लेंथ वेक्टर वही बनेगा, L का। और L क्रॉस B अगर आप करोगे, B मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी राइट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में L क्रॉस B करने पे। तो पहले पे फोर्स कितना लगेगा? तो वो हो जाएगा I1 LB। दूसरे फोर्स कितना लगेगा? I2 LB, और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो I1 प्लस I2 I बन जाएगा, तो ILB का फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में, BIL। B पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। कोई भी कर्व्ड अगर आपका वायर हो किसी भी शेप का और आपको लेंथ वेक्टर बताना हो, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला ये जो वेक्टर होता है यही आपका लेंथ वेक्टर होता है। तो दोनों केसेस में एक तरफ शेप जो है वो स्क्वायर है और एक तरफ शेप जो है वो सेमी सर्कुलर या सर्कुलर है, तो दोनों केस का लेंथ वेक्टर जो होगा वो सेम ही होगा। इसमें एक वायर है जिसमें करंट I1 है और एक शीट है, ये शीट जिसमें करंट R1 है, ये इसमें करंट I2 है, और इसकी विड्थ जो है वो B दी हुई है और ये डिस्टेंस A दी हुई है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं इसको। तो ये करंट तो है आपकी I1 और ये एक R1 है, कुछ इस तरह का है, पूरा शेडेड रीजन है ये। ऐसे इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, इसमें करंट जो है वो I2 है, नहीं दोनों में करंट I1 है, बट लिखा है I1 बट I2 है, ठीक है। R1 में I2 है, ठीक है, ये सही नहीं लिखा है यहाँ पे। R1 में जो करंट है वो क्या है? I2 है, ये I2 करंट है। अब हमें फोर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे अब आप वो समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से X डिस्टेंस पे आएंगे,
और एक dx की स्ट्रिप कट करेंगे, रिबन में से बहुत ही पतली स्ट्रिप कट करेंगे dx की, x डिस्टेंस पे, और dx में जो करंट आएगी इसका नाम हम di रख लेते हैं, di कितना होगा, बहुत आसान है, कैसे करेंगे, v विड्थ में करंट फ्लो हो रही है I2, तो यूनिट विड्थ में करंट कितनी हो जाएगी I2 बाई बी, तो dx विड्थ में करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, तो ये बन जाएगी I2 बाई बी इंटू डी, और इसी का नाम, इसी करंट का नाम जो है वो क्या लिखा है हमने, di। ठीक, अब इसमें फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, तो फोर्स को हम df लिख लेते हैं, स्मॉल करंट स्मॉल फोर्स, म्यू नॉट, पहली करंट I1 है, दूसरी करंट di है, अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है तो 2 पाई x हो जाएगा। अब di की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, तो कांस्टेंट है, di है आपका I2 ओवर b इंटू डी, और उसके नीचे ये मैंने x लिख दिया, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की लिमिट आपकी आएगी a से लेकर a प्लस बी, टोटल विड्थ जो रिबन की है वो b है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो ln a प्लस बी अपॉन a आ जाएगा, तो ये आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई b ln a प्लस बी अपॉन a, ये आंसर मिलेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिलेगा इस पे। (93) में कंडक्टिंग रॉड है, IL लेंथ है, मास m है, और इंक्लाइंड प्लेन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो mg sin थीटा कोई ना कोई बैलेंस करेगा, तो कैसे बैलेंस होगा वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये रॉड है जिसमें अंदर की तरफ लेट से करंट जा रहा है I, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है B, तो आप I टाइम्स L क्रॉस B करोगे, L क्रॉस B, तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा BIL का, और अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स का जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा कंपोनेंट, BIL कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा, ये mg को बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को। ठीक, तो b का मैग्नीट्यूड, और तभी जब बैलेंस हो पाएगा तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा, तो आंसर आपका बनेगा BIL cos थीटा विल बैलेंस mg साइन थीटा, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन IL cos थीटा। सारी वैल्यू डालोगे, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ जनरल है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आप tan थीटा लिख सकते हो इसको।